हेलो दोस्तों, तो आप सब कैसे हो। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो मैं विशाल यादव स्वागत करता हूं आपके अपने विशाल यूनिक कंसेप्ट पर। तो चलिए, आज हम देखने वाले क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 देखेंगे। उसमें आज हम देखेंगे गॉस की परिमेय पर जो डिपेंड न्यूमेरिकल और वैद्युत क्षेत्र यानी इलेक्ट्रिक फील्ड से जो न्यूमेरिकल संबंधित है उसके बारे में हम क्या करेंगे, जानकारी प्राप्त करेंगे। और उस न्यूमेरिकल को हम जितने भी टाइप्स है यानी गॉस के परिमेय और वैद्युत क्षेत्र से संबंधित जितने भी टाइप के न्यूमेरिकल है हम सभी न्यूमेरिकल को हल करेंगे। हम और आप सभी मिलकर इस न्यूमेरिकल को हल करेंगे। तो चलिए, हम इस क्लास को बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। देखिए, इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले यदि आपको हम बता दूं कि देखिए, गॉस की परिमेय से संबंधित जो न्यूमेरिकल है वो परीक्षा में अवश्य पूछे ही जाते हैं। देखिए, जैसे ही ये क्वेश्चन लिखे, ये क्वेश्चन 2026 में आया था। यानी देखिए, ये आएगा 1-2 नंबर में ही, लेकिन आएगा कंसेप्चुअल। अगर कंसेप्ट को आप समझ गए, यानी गॉस की परिमेय से जो संबंधित न्यूमेरिकल होता है वो कंसेप्चुअल होता है। अगर कंसेप्ट को आप समझ गए तो न्यूमेरिकल को आसानी से कर लेंगे, क्योंकि उसमें जो है कैलकुलेशन भी नहीं आता है और ज्यादा बड़ा भी सवाल नहीं आता है, छोटा सवाल ही आता है। इसलिए आपको कंसेप्ट समझना आवश्यक है। तो इस क्लास को आप अंत तक अगर देख लेंगे तो आप कंसेप्ट को आसानी से समझ जाएंगे और वैद्युत क्षेत्र और गॉस की परिमेय से संबंधित जो भी न्यूमेरिकल है आप उसको सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए, हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है इसमें कि यदि एक कूलाम का स्थिर आवेश, देखिए हम क्वेश्चन को चुन कर लाए हैं, यानी मित्तल बुक आप देखे होंगे उससे ही क्वेश्चन को हम उठाए हैं और एनसीईआरटी से भी आपको डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। देखिए, ये जैसे हम क्वेश्चन कर रहे हैं ये एनसीईआरटी के क्वेश्चन डायरेक्ट तो नहीं है, लेकिन इसमें जो मान है उस मान को चेंज किया गया है, लेकिन कंसेप्ट तो यही है। मान बस इसमें यहाँ पर जो वैल्यू दिया है उसका मान चेंज है, लेकिन कंसेप्ट यही लगेगा। एनसीईआरटी में भी ऐसा सवाल दिया गया है। तो देखिए, सबसे पहले बोला है यदि एक कूलाम का स्थिर आवेश 1 मीटर भुजा वाले घन के केंद्र पर स्थित है तो घन के किसी एक फलक से गुजरने वाला फ्लक्स की गणना कीजिए। देखिए, बहुत आसान सवाल। कैसे हम इसको करेंगे, देखिए हम इसको आसानी से कर सकते हैं। देखिए, पहले बोला है एक कूलाम का आवेश, स्थिर आवेश, एक कूलाम का स्थिर आवेश 1 मीटर भुजा वाले घन के केंद्र पर स्थित है। पहले घन बनाते हैं। क्या है हमारा, घन के केंद्र पर स्थित है। तो पहले हम घन बना लेंगे और उसके बाद देखेंगे। चलिए बनाते हैं। ये क्या है हमारा, एक घन है, यानी जैसे भी बनाए। ये क्या है हमारा, एक घन है, यानी एक कूलाम का स्थिर आवेश 1 मीटर भुजा वाले घन के केंद्र पर, यानी घन के केंद्र पर यहाँ पर रखा है 1 कूलाम का आवेश, यानी 1 कूलाम का आवेश यहाँ पर रखा गया है। 1 कूलाम का आवेश 1 मीटर भुजा वाले, यानी इसकी भुजा क्या है, 1 मीटर है। इसकी भुजा 1 मीटर है। 1 मीटर भुजा वाले घन के केंद्र पर स्थित है, यानी 1 मीटर भुजा वाले घन के केंद्र पर 1 कूलाम का आवेश स्थित है। तो वो घन के किसी एक फलक से गुजरने वाले फ्लक्स, यानी किसी एक फलक या इस फलक से गुजरे फ्लक्स, किसी एक फलक से गुजरने वाला फ्लक्स या इस फलक से किसी एक फलक से गुजरने वाला फ्लक्स ज्ञात करना है। क्योंकि सभी फलक क्या होते हैं, बराबर ही होते हैं, क्योंकि सभी क्या है, वर्ग से ही मिलकर बना है घन। यानी 6 फलक होंगे ना, इसका 6 वर्ग होगा, तो 6 वर्ग का अगर फलक मिला देते हैं तो हमें क्या बन जाएगा, एक घन बन जाएगा। तो इसलिए बोला है किसी एक फलक से। तो सबसे पहले हम 6 फलक से गुजरने वाला फ्लक्स निकालेंगे। उसके बाद तो अगर 6 से डिवाइड करेंगे तो हमें एक फ्लक्स पता हो जाएगा, एक फलक से गुजरने वाला। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, Q हमें दिया है, Q बराबर 1 कूलाम दिया है, और हमें भुजा बराबर दिया है, यानी भुजा बराबर ये क्या है, हमें A दिया है। तो हम क्या निकालेंगे, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स हम जानते हैं गॉस की परिमेय ही नियम लगता है। तो हम लगाएंगे गॉस की परिमेय से, क्या हो जाएगा, गॉस की प्रमेय से। तो क्या हो जाएगा, गॉस की प्रमेय से अगर लगाए तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर फ्लक्स फाई बराबर Q बटे क्या होता है, अपसाइनल नॉट होता है। हम जानते हैं Q का मान यहाँ पर दिया है 1 कूलाम दिया है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 बटे अपसाइनल नॉट का मान क्या होता है, 8.85 इंटू 10 के पावर -12 होता है। यह हमें अपसाइनल नॉट का मान होता है। तो अब यहाँ से फाई बराबर अगर निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा, फाई बराबर क्या हो जाएगा, 10 के पावर 12 ऊपर जाएगा +12 हो जाएगा, यानी +12 बटे 8.85 हो जाएगा। तो फाई का मान अगर इस 100 बटे क्या हो जाएगा, 885 इंटू 10 के पावर +12 हो जाएगा, +12 हो गया। उसी प्रकार अब इसको आगे लेकर जाए, एक जीरो इसको आगे इसमें लेकर जाए तो 1000 बटे 885 इंटू 10 के पावर 11 हो जाएगा,
यहाँ से ये हो गया। अब इसको 1000 में 885 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 1 बढ़ जाएगा। 885 में 1 बढ़ जाएगा। अब इसको हटाएंगे तो 5 1 और ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 115। अब इसको क्या कितने बढ़ जाएगा, पॉइंट में जाएगा, पॉइंट 8 दूनी की यानी 1 बढ़ जाएगा, यानी 1.1 लगभग क्या आएगा, 1.1। चलिए इसको एक बार और कर लेते हैं, 885। अब इसको घटाएंगे तो 5 हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 14, तो यहाँ पर 6 हो जाएगा, यहाँ पर 10 में से 2 हो जाएगा, अब 0 हो जाएगा और 3 के 24, यानी 3 बार चला जाएगा, हाँ 3 बार चला जाएगा, यानी 1.13 क्या हो जाएगा, 5 बराबर 1.13 इंटू 10 के पावर 11, यानी संपूर्ण फलक से गुजरने वाला फ्लक्स हमें पता हो गया 5 बराबर 1.13 इंटू 10 के पावर 11, क्योंकि संपूर्ण फलक से ये गुजर रहा है, संपूर्ण फलक से ये फ्लक्स गुजर रहा है। तो हमें क्या निकालना है, एक फलक से गुजरने वाला फ्लक्स, तो हम 6 से डिवाइड कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, एक फलक से गुजरने वाला फ्लक्स, तो यहाँ पर लिखेंगे एक फलक से गुजरने वाला फ्लक्स, तो क्या हो जाएगा, एक फलक से गुजरने वाला फ्लक्स 5 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक फलक से गुजरने वाला फ्लक्स यानी 5 बराबर क्या हो जाएगा, 1.13 यानी 1.13 हो जाएगा, 1.13 बटे 6 इंटू 10 के पावर क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। ये हमारा हो गया 1.13 बटे 6 इंटू 10 के पावर 11 हो जाएगा। अब इसको 10 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये क्या है हमारा 10 है, तो 6 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, इसको 6 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 6 दूनी यानी 6 कम 6 और 6 5 जाएगा, तो यानी 6 5 30, यानी 1.13 में अगर 6 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 6 5 यानी 6 कम 6 और यहाँ पर 5 यानी 3, यहाँ पर क्या कितना मतलब 6 9 यानी 8 बढ़ जाएगा, यानी 0.8 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 0.58 इंटू 10 के पावर 11 हो जाएगा। अब इसको पॉइंट एक पॉइंट आगे लेकर जाओगे तो 5.8 इंटू 10 के पावर क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, यानी 5 बराबर इसको हम फ्लक्स लिख लेंगे। आंसर लिखना हमें आवश्यक है, यानी आंसर का जो मात्रक है यानी उसकी यूनिट लिखना आवश्यक है। तो हमें क्या निकालना है, एक फलक से गुजरने वाला फ्लक्स, तो एक फलक से हम गुजरने वाला फ्लक्स 5 बराबर 5.8 इंटू 10 के पावर 10 फ्लक्स निकाल लिए हैं। ये हमारे क्या है, आंसर है। देखिए बोला है सवाल में दिया है कि एक कूलम का एक स्थिर आवेश से 1 मीटर भुजा वाले घन के केंद्र पर स्थित है। 1 मीटर भुजा वाले यानी भुजा की लंबाई हमें दिया है, ये नहीं दिया है, क्या है 1 मीटर है। क्या है, भुजा की लंबाई हमें 1 मीटर दिया था, हम 1 मीटर ले लेंगे, क्या हो जाएगा Q बराबर 1 कूलम, और भुजा की लंबाई क्या दे है, 1 मीटर दिया है। तो 1 मीटर हमें भुजा की आवश्यकता भी कहीं नहीं पड़ी है, तो इसलिए हम भुजा का मान लिखो या ना लिखो, उसमें कहीं न्यूमेरिकल में आवश्यकता भी उसकी नहीं पड़ी है। तो हमें क्या हो जाएगा 5 बराबर Q बटे एप्सिलॉन नॉट, यानी क्या हो जाएगा 5.8 इंटू 10 के पावर 10 क्या हो जाएगा हमारा फ्लक्स हो जाएगा। क्योंकि संपूर्ण के द्वारा फ्लक्स इतना निकाले हैं, 1 के द्वारा निकालेंगे तो 6 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 6 से डिवाइड कर देंगे तो हमें 1 के द्वारा फ्लक्स निकल गया। अब चलिए 2 नंबर न्यूमेरिकल पर चलते हैं। चलिए देखिए ये हमारा 2 नंबर क्वेश्चन दिया है, ये भी बहुत आसान है। इसमें क्या बोला है कि वैद्युत क्षेत्र वेक्टर E बराबर क्या दिया है, 2i के प्लस 4j के प्लस 7k के में पृष्ठ वेक्टर A बराबर 10j कैप दिया है। रखने पृष्ठ में होकर गुजरने वाले पृष्ठ से, यानी पर क्या बोला है, पृष्ठ वेक्टर A बराबर 10j कैप रखने पर यहाँ पर लिख रहे हैं, क्या लिखे हैं, रखने पर पृष्ठ से होकर जाने वाले वैद्युत फ्लक्स की गणना कीजिए। देखिए ये भी बहुत आसान है। ऐसे क्वेश्चन बहुत से हमारे जो भाई बहन है वो क्या करते हैं, डर जाते हैं, क्योंकि इसमें डरना नहीं है, बहुत ये आसान सवाल ऐसे सवाल जब भी देखे तो समझना बहुत आसान सवाल है। बस आपको क्या याद ना होना चाहिए कि जो अदिश का गुणनफल क्या होता है, दो सदिश का गुणनफल हमें क्या होता है। तो देखिए यहाँ पर ये कैसे हम इस सवाल को करेंगे, तो सबसे पहले हमें क्या दिया है, क्षेत्रफल वेक्टर ए बराबर ये दिया है, यानी वैद्युत क्षेत्र ये हमारा ये दिया है, और उसका क्षेत्रफल ये दिया है, यानी सदिश के रूप में दिया है हमें। तो सदिश के रूप में दिया है, तो रखने पर पृष्ठ से होकर गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स, तो वैद्युत फ्लक्स हम जानते हैं, चूंकि जानते हैं वेक्टर ई बराबर क्या दिया है, 2i के प्लस 4j के प्लस 7
के कैप दिया है और वेक्टर ए बराबर क्या दिया है, वेक्टर ए बराबर 10 जे कैप दिया है। और आगे करेंगे तो हम क्या निकलना है, वैद्युत फ्लक्स। तो हम जानते हैं वैद्युत फ्लक्स बराबर, हम सूत्र पता है, वैद्युत फ्लक्स बराबर क्या होता है, फाई बराबर क्या होता है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए बराबर क्या होता है, ई ए कॉस थीटा होता है। तो देखिए बहुत बच्चे क्या करते हैं, यानी इस सूत्र का पालन कर देते हैं वहां पर, लेकिन इस सूत्र का पालन यहाँ पर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या दिया है, सदिश के रूप में दिया है, इसलिए हमें थीटा का मान मालूम नहीं है। तो बहुत बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पर ई ए कर लेते हैं, ई ए कर लेते हैं और कॉस थीटा का मान हटा देते हैं। तो इस तरह हमें इसको हल नहीं करना होता है, हमें इस सूत्र का पालन नहीं करना होगा, क्योंकि यहाँ पर थीटा नहीं पता है। हमें डायरेक्ट सदिश के रूप में ही जो मान दिया है वो सदिश के रूप में ही दिया है। तो जब सदिश के रूप में दिया है तो हम सदिश वाला सूत्र ही लगा लेंगे, क्योंकि यह सदिश के रूप में ही होता है। जब डॉट का चिन्ह हटाते हैं तो अब cos थीटा आता है। तो यहाँ पर सदिश के रूप में ही हमें मान दिया है, तो डायरेक्ट हम मान भरेंगे। तो वेक्टर ए का मान क्या दिया है, 2i के प्लस 4j के प्लस 7k के, डॉट के चिन्ह हो जाएगा यहाँ पर डॉट, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 10j के। अब आपको ये मालूम होना चाहिए कि आई कैप डॉट जे कैप क्या होता है, यानी दो एकांक सदिशों का अदिश गुणनफल करते हैं तो उसका मान 0 होता है, यानी अलग अलग होगा। तो देखिए सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, 10 जे में या इससे गुणा करेंगे तो 10 दूनी क्या हो जाएगा, 20 आई कैप इंटू जे कैप हो जाएगा। यहाँ पर 4 और 4 क्या हो जाएगा, 10 इंटू 4 क्या हो जाएगा, 40 जे कैप इंटू जे कैप हो जाएगा, प्लस 7 और 10 क्या हो जाएगा, 7 इंटू 10 क्या हो जाएगा, 17 के कैप इंटू जे कैप हो जाएगा। ये हमारा ये बनेगा जब इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो। और देखिए दो सदिश राशि यानी दो एकांक सदिश है उसका अदिश गुणनफल, यानी दो एकांक सदिशों का अदिश गुणनफल, दो एकांक सदिशों यानी दो अलग अलग एकांक सदिशों का अदिश गुणनफल 0 होता है। ये आपको मालूम होगा क्योंकि ये 11th में ही पढ़ा दिया जाता है। आप पर फिजिक्स पढ़े होंगे 11th में बहुत बच्चे पढ़ते नहीं है, लेकिन ये आपको समझना होगा कि दो एकांक सदिशों का यानी दो अलग अलग एकांक सदिशों का गुणनफल अदिश गुणनफल 0 होता है, और सदिश यानी अदिश गुणनफल 0 होता है। लेकिन दो समान सदिशों का अदिश गुणनफल क्या होता है, 1 होता है। यहाँ पर दो समान सदिश है या समान सदिश यानी इसका मान 1 होगा और इन दोनों का मान क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि दो अलग अलग सदिश है, अलग अलग सदिश और गुणनफल क्या है, अदिश गुणनफल, यानी अलग अलग सदिशों का अदिश गुणनफल क्या होता है, 0 होता है। समान सदिशों का अदिश गुणनफल क्या होता है, 1 होता है। ये आपको समझना होगा, तो इसी का हम पालन करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका मान 0 हो जाएगा, तो 20 इंटू 0 प्लस 40 इंटू यानी ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि दो सदिशों का समान सदिशों का अदिश गुणनफल 1 होता है, और दो अलग अलग सदिशों का अदिश गुणनफल क्या होता है, 0 होता है। ये 0 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 20 इंटू 0 0 और 40 इंटू 1 क्या हो जाएगा 40, और ये क्या हो जाएगा 0 बराबर क्या हो जाएगा 40, और क्या है फ्लक्स यानी क्या हो जाएगा वेबर, क्या हो जाएगा हमें वेबर मात्रक हो जाएगा। तो यहाँ से हम 5 अगर निकाले तो 5 हमें निकल गया, तो 5 बराबर क्या हो जाएगा 40 वेबर, ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। बस हमें यही निकालना था, वैद्युत फ्लक्स की गणना कीजिए। देखिए हम इस सवाल को यहाँ पर इसलिए लिए हैं, देखिए बहुत आसान सवाल है, इसलिए लिए हैं ताकि आपको समझ में आ जाए कि सवाल को करना कैसे है। देखिए सबसे पहले सवाल ये हमें दिया होता है, हम डायरेक्ट इस सूत्र का ही उपयोग करते हैं, उस cos थीटा वाला का उपयोग नहीं करते हैं, क्योंकि यह क्या है सदिश के रूप में ही होता है। जब इस डॉट का चिन्ह हटाते हैं हम तब वहां पर cos थीटा लिखते हैं, इसलिए हम इसका ही उपयोग करेंगे, क्योंकि हमें सदिश के रूप में दिया है। तो सदिश के रूप में दिया होता है तो हम ये निकालें, और बस ये आपको मालूम होना चाहिए कि दो असमान सदिशों का अदिश गुणनफल 0 होता है, और दो असमान यानी आपको मालूम नहीं है तो कहीं लिख लीजिए, जहां पर अगर कॉपी लिए होंगे तो वहां पर लिख लीजिए कि दो असमान सदिशों का अदिश गुणनफल 0 होता है, और दो समान सदिशों का अदिश गुणनफल क्या होता है 1 होता है। ये आप लिख लीजिए, आप समझ भी लीजिए या लिख लीजिए, आप जैसे आपको लेकिन याद रहना होगा। तो आप आई होप आप इस क्वेश्चन को भी आसानी से समझ गए होंगे। तो चलिए 2 नंबर हो गया, अब चलते हैं 3 नंबर पर। तो चलिए देखते हैं हमारा क्या है, 3rd नंबर क्वेश्चन है। इसमें बोला है कि
4500 फ्लक्स रेखाएं यानी 4500 फ्लक्स रेखाएं किसी आयतन के क्षेत्र के भीतर जा रही है, आयतन के क्षेत्र के भीतर जा रही है तथा 2500 फ्लक्स रेखाएं उस क्षेत्र से बाहर निकल रही है। तो उस क्षेत्र के भीतर कितना आवेश है? देखिए ये दैनिक जीवन में बहुत अच्छा सवाल है, यानी इसमें थोड़ा लॉजिकल सवाल है। अगर सोचो आप तो इसको यानी सेकेंडों में ज्ञात कर सकते हो, अगर सोच सकते हो तो सोचो। देखिए सबसे पहले क्या बोला है, 4500 फ्लक्स रेखाएं किसी आयतन के क्षेत्र से भीतर जा रही है। आयतन के क्षेत्र यानी कोई पदार्थ है उसका कुछ आयतन है, तो सबसे पहले या घन मान लो या कुछ भी मान सकते हो, घन मानो या बेलन मानो या कुछ भी मान सकते हो। तो चलिए सबसे पहले हम क्या मानेंगे, जिसका आयतन हो वो मान सकते हो। तो देखिए सबसे पहले हम क्या मानेंगे, एक घन मान लेते हैं, क्योंकि घन का आयतन होता है, तो घन का आयतन मान लेते हैं। ये क्या है, हमारा एक घन है। क्या है, एक घन है। ये हम बता रहे हैं बस क्या है कि आपको समझ में अच्छी तरीकों से आ जाए, इसलिए हम फिगर बना रहे हैं। यहाँ पर इसमें फिगर दिया नहीं है, यानी कुछ भी बोला है। यहाँ पर बोला है कि रेखाएं किसी आयतन के क्षेत्र से भीतर जा रही है, यानी आयतन वाला क्षेत्र, यानी कोई ऐसा ही क्षेत्र ले ताकि उसमें कुछ आयतन हो। अगर आयतन नहीं होगा तो उस क्षेत्र का पालन यहाँ पर नहीं होगा, क्योंकि जिसमें आयतन होगा उसी क्षेत्र का पालन होगा। तो यहाँ पर हम एक आयतन वाला क्षेत्र यानी घन मान लिए हैं। क्या है, क्षेत्र के भीतर जा रही है, यानी 4500 फ्लक्स रेखा है, यानी क्या है 4500 यहाँ से क्या जा रही है, वैद्युत फ्लक्स रेखाएं जा रही है। तो वैद्युत फ्लक्स रेखाएं इसके अंदर जा रही है, और क्या रहे 2500 फ्लक्स रेखाएं बाहर निकल रही है, यानी इससे क्या हो रही है 2500 फ्लक्स रेखाएं 2500 फ्लक्स रेखाएं क्या हो रही है, बाहर निकल रही है। तो निकल रही है तो उस क्षेत्र के भीतर कितना आवेश है, तो देखिए ये 4500 फ्लक्स रेखाएं अंदर जा रही है और 2500 फ्लक्स रेखाएं बाहर निकल रही है, यानी जा रही है अधिक रेखाएं, निकल रही है कम रेखाएं। तो ये तो आपको मालूम चल गया होगा कि इसके अंदर कुछ है। अगर इसके अंदर कुछ है तो अभी तो कुछ फ्लक्स रेखाएं जो है वो रोक ले रही है और बाकी फ्लक्स रेखाओं को निष्कासित कर दे रही है। यानी कोई फ्लक्स आप ऑब्जर्व करे तो कौन सा आवेश हो सकता है, माइनस हो सकता है, क्योंकि प्लस क्यू आवेश तो आवेश को ऑब्जर्व नहीं करेगा, वो क्या करेगा, निष्कासित करता है। तो यहाँ पर अगर माइनस क्यू आवेश रखे तो ये जो फ्लक्स रेखाएं है, फ्लक्स रेखाएं को रोक ले रही है, यानी रोक रही है, तो यानी इसमें कोई माइनस चीज होगी। तो माइनस चीज होगी ये हमें मालूम यहाँ पर चल गया, इस फिगर से हम फिगर से यहाँ पर मालूम कर लिए, लेकिन हमें ये नहीं मालूम हुआ कि ये कितना है। तो हम उसको भी आसानी से ज्ञात कर लेंगे। वो भी उसमें यही पूछा है कि भीतर कितना आवेश है, यानी कितना पूछा है, यानी मान पूछा है उसका, यानी हमें ये मालूम चल गया कि इसके अंदर कौन सा आवेश होगा, यानी माइनस क्यू आवेश होगा। तो अभी तो वो जो अधिक फ्लक्स रेखाएं जा रही है लेकिन निकल रही है कम फ्लक्स रेखाएं, तो जो फ्लक्स रेखाएं अधिक जा रही है निकल रही है कम फ्लक्स रेखाएं, यानी इसके अंदर माइनस आवेश होगा, तभी वो फ्लक्स रेखाएं को ऑब्जर्व कर रहा है। तो यहाँ तक इतना तो समझ में आ गया। अगर इतना समझ में आ गया तो फ्लक्स रेखाएं भी आप आसानी से ज्ञात कर लोगे। तो चलिए हम इसका फ्लक्स रेखाएं ज्ञात करते हैं। 2500 फ्लक्स रेखाएं उस क्षेत्र से बाहर निकल रही है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, किसी बंद पृष्ठ से फ्लक्स निकालना हो तो हम क्या करते हैं, गॉस की प्रमेय का पालन करते हैं। तो यहाँ पर भी वही करेंगे, गॉस की प्रमेय से, क्योंकि हमें दिया है फ्लक्स रेखाएं बाहर जा रही है, तो हमें कुल फ्लक्स तो पहले निकाल ले यहाँ पर, क्योंकि 2500 फ्लक्स बाहर निकल जा रही है, अब 4500 फ्लक्स क्या हो रही है, अंदर प्रवेश कर रही है। तो हम क्या निकालते हैं, गॉस की प्रमेय क्या होती है, किसी बंद पृष्ठ से बंद फ्लक्स। तो बंद पृष्ठ से कितना फ्लक्स बंद हो रहा है, यानी 2500 में हम 4500 घटा देंगे तो ये मालूम चल जाएगा कि इसके अंदर कितना फ्लक्स अंदर बच रहा है। तो चलिए हम निकालते हैं, क्या हो जाएगा, फ्लक्स फाई बराबर क्या हो जाएगा, φ2 माइनस φ1 हो जाएगा। तो φ2 क्या है, हमें 2500 फ्लक्स माइनस φ1 क्या है 4500 फ्लक्स, 4500 फ्लक्स। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से घटाएंगे अगर तो 0 0 और ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, यानी हमें 4500 फ्लक्स चल रही है, 2500 यानी 2000 क्या है, 2000 फ्लक्स रेखाएं, 2000 फ्लक्स रेखाएं जो है उसके अंदर ही इर्द गिर्द, यानी इसी के अंदर रह जा रही है, यानी इसके अंदर ही 2000 फ्लक्स रेखाएं रह गई। 2000 फ्लक्स रेखाएं निकली नहीं, 2500 तो निकल गई लेकिन 2000 नहीं निकली, तो 2000 फ्लक्स रेखाएं इसके अंदर हैं। तो ये हमें क्या हो जाएगा, फाई निकल गया। तो हम यहाँ से फाई पर मालूम हो गया, तो हम यहाँ से
गॉस की परिमेय लगाकर हम अब यानी आवेश का मान भी ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर कोई आवेश होगा तभी तो फ्लक्स रेखाएं को ऑब्जर्व कर रहा है। तो हम क्या निकालेंगे, गॉस की प्रमेय से, तो गॉस की प्रमेय से क्या हो जाएगा हमारा, तो गॉस की प्रमेय से फाई बराबर क्या होता है, क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट होता है। अब यहाँ से फाई का क्यू का मान निकालना है, तो क्यू बराबर क्या हो जाएगा, फाई इंटू एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। तब यहाँ से फाई का मान क्या है हमारा, -2000, -2000 है, -2000 इंटू क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट का मान हमें ऑलरेडी दिया है, क्वेश्चन में दिया गया है 8.9 इंटू 10 के पावर -12, ये हमारा क्या दिया है, क्वेश्चन में दिया है। अब यहाँ से क्यू बराबर निकाले तो इसमें अगर गुणा करें तो क्या हो जाएगा, 9 दूनी के 18, 8 दूनी के 16, 1 17, अब क्या हो जाएगा माइनस में होगा। अब एक का स्थान पर दशमलव लो तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 17.8 इंटू 10 के पावर -12 हो जाएगा। अगर क्यू का मान निकाले तो ये दशमलव आगे लाएंगे, एक का स्थान पर दशमलव 1.78 इंटू 10 के पावर क्या हो जाएगा माइनस, यानी वो एक दशमलव आगे आया तो 10 से डिवाइड किए तब तो आगे आया, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर -11 हो गया। यहाँ पर ये हमारा क्या हो गया, इतने कूलाम हो गया, ये हमारा कूलाम में आएगा क्योंकि आवेश है। तो क्या आ गया -1.78 इंटू 10 के पावर -11 कूलाम आंसर आया। बोला है कितना आवेश है, तो आवेश तो इतना ही है, अंदर आवेश -1 पॉइंट यानी माइनस आ रहा है, तो ये बता रहा है कि माइनस जब आ रहा है तो ये क्या है, ऋण आवेश है। अतः यह क्या है, अतः क्या है, यहाँ पर बोला आयतन के, यानी आयतन के क्षेत्र के भीतर जा रही है, तो उसके भीतर कितना आवेश है, तो हम लिखेंगे अतः क्षेत्र के भीतर क्या है 1.78 इंटू 10 के पावर -11 ऋण आवेश है। ये हमारा क्या है, उसके अंदर ये आवेश है, ऋण आवेश है। माइनस तो माइनस लिखना नहीं है क्योंकि यहाँ पर क्या लिखे हैं, ऋण आवेश लिख लिए हैं, इसलिए यहाँ पर माइनस लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो आई होप इस क्वेश्चन को भी आसानी से समझ गए होंगे, चलो फिगर से आप समझ गए होंगे तो ये भी इस बिंदु को भी आप समझ गए होंगे, क्योंकि फिगर से आप आसानी से आसान शब्दों में समझ सकते हैं। क्योंकि 45 जा रही है तो 25 ही निकल रही है, यानी 2500 रेखाएं ही निकल रही है और अंदर प्रवेश कर रही है 4500 रेखाएं, तो कुछ तो बल जो फ्लक्स रेखाएं है वो इसके अंदर ही रह जा रही है। तो जब इसके अंदर रह रही है तो कुछ तो इसमें आवेश होगा जो इस आवेश को, यानी इस फ्लक्स को क्या कर रहा है, रोक रहा है। तो जब इस फ्लक्स को रोक रहा है तो वही हमारा क्या है, ऋण आवेश है, और आवेश कितना है, इतना है। तो आई होप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए देखते हैं हमारा ये क्या है, 4 नंबर क्वेश्चन है। इसने बोला है कि उस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए जो कि जल की बूंद को, जिसकी त्रिज्या ये यानी 10 के पावर -5 सेंटीमीटर है और जिस पर 1 इलेक्ट्रॉन आवेश है, वायु में स्थिर लटका सके। यानी वह वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है जिसमें एक जल की बूंद है, उस जल की बूंद को हम वायु में ही लटका सके, उतना हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता गणना करनी है कि वो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी कि जो जल की बूंद है वो हमें वायु में ही लटकी रहे। देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ऊपर से नीचे की तरफ आरोपित करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि जब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम ऊपर से नीचे की तरफ आरोपित करेंगे तो ये क्या है हमारा -q। यहाँ पर डायरेक्ट बोला है कि 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश है, यानी इस पर आवेश इलेक्ट्रॉन में है, यानी इलेक्ट्रॉन यानी क्या है हमारा ऋण आवेश है। तो ऋण आवेश जब इस पर ऋण आवेश है तो इधर कोई प्लस आवेश होगा, तो जब इधर प्लस आवेश होगा तभी तो वैद्युत क्षेत्र प्लस से निकलकर माइनस की तरफ आ रहा है। तो इधर जब +q आवेश होगा तो ये -q आवेश +q आवेश की ओर क्या होगा, अट्रैक्ट होगा, तो ये -q आवेश उधर जाएगा, तो हमें -q आवेश द्वारा +q आवेश पर बल लगेगा तो क्या हो जाएगा, F ही बल लगेगा, वैद्युत बल ऊपर की तरफ लगेगा। और ये जो mg यानी भार के कारण भी एक बल लगेगा, गुरुत्व बल, यानी गुरुत्व बल क्या हो जाएगा, भार बराबर क्या हो जाएगा, हमें mg हो जाएगा। तो जब ये दोनों बल आपस में बराबर हो जाएंगे तभी तो हमें यह जो वस्तु है हमें वायु में स्थिर रह पाएगी। तो वायु में स्थिर रखने के लिए हमें ऊपर से नीचे की तरफ वैद्युत क्षेत्र आरोपित करना पड़ेगा। अगर हम वैद्युत क्षेत्र इस तरह आरोपित करेंगे
तो हमें क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमें वस्तु रखना है, यहाँ पर हमें क्या है, यह जल की बूंद है, ये हमें क्या लगेगा, इधर भार के कारण इसके गुरुत्व बल लगेगा। तो जब इस पर गुरुत्व बल लगेगा, हमें इधर कोई प्लस की वजह से, तभी तो वैद्युत क्षेत्र इधर से निकल रही है, तो इधर कोई प्लस की वजह से होगा, तो ये माइनस की वजह से इधर अट्रैक्ट होगा और यह इधर खींचेगा। तो जब ये इधर अट्रैक्ट होगा और ये इधर खींचेगा, तो यह स्थिर नहीं रह पाएगा, एक समय में यह क्या हो जाएगा, नीचे गिर जाएगा। तो इसलिए हम वैद्युत क्षेत्र को इस तरह न आरोपित करके हम क्या आरोपित कर रहे हैं, इस तरह। तो जब इस तरह आरोपित कर रहे हैं ताकि हमारा यह जो जल की बूंद है वो बल ऊपर लगाए गए, यानी वैद्युत बल ऊपर लगाए, और नीचे की तरफ क्या लगे, गुरुत्व बल लगे। तो जब गुरुत्व बल और वैद्युत बल दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे, तभी हमारा जो जल की बूंद है वो वायु में स्थिर रह पाएगी। तो इसीलिए हम क्या किए हैं, वैद्युत बल को ऊपर से नीचे की तरफ आरोपित किए हैं। तो क्या हो जाएगा, लिखेंगे अतः जल की बूंद को वायु में स्थिर रखने के लिए जल की बूंद को वायु में स्थिर रखने के लिए जल की बूंद को वायु में स्थिर रखने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें Fe बराबर mg हो जाएगा। Fe बराबर mg करना पड़ेगा, क्योंकि हमें Fe बराबर क्या है, Fe बराबर हम पढ़े हैं कि Q इंटू ई होता है, यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता से Fe बराबर क्या होता है, Q इंटू ई होता है। तो Q इंटू ई बराबर mg हो जाएगा। चूंकि हमें आवेश का मान क्या है, हमारा एक इलेक्ट्रॉन आवेश है, तो चूंकि हम निकालेंगे यहाँ से, पहले लिख लेते हैं Q बराबर क्या है, एक इलेक्ट्रॉन, यानी एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन। तो एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, 1.6 इंटू 10 के पावर -19 कूलाम, ये इतना आवेश होता है एक इलेक्ट्रॉन पर। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश इतना हो गया। उसके बाद क्या है, हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई की आवश्यकता पड़ेगी, तो ई तो हमें निकालना ही है। तो हम यहाँ से ई बराबर क्या लिख सकते हैं, mg बटे क्यू लिख सकते हैं। तो ई बराबर mg बटे क्यू का मान हमें मालूम चल गया। अब हमें m निकालना है, तो m निकालने के लिए हम क्या करेंगे, m यानी द्रव्यमान निकालना है। तो द्रव्यमान निकालने के लिए हमें यहाँ से द्रव्यमान और g, यानी द्रव्यमान क्या हो जाएगा हमारा, यानी गुरुत्व बल दिया है हमें, g दिया है, यानी g दिया है, तो हमें द्रव्यमान निकालना है। तो द्रव्यमान निकालने के लिए हमें घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन का पालन कर सकते हैं, या जब यहाँ पर घनत्व तो डायरेक्ट दिया है, और हाँ वही पालन करेंगे, द्रव्यमान निकालने के लिए घनत्व पर द्रव्यमान बटे आयतन का नियम लगाएंगे। तो यहाँ पर क्या लगाएंगे, द्रव्यमान निकालना है हमें। तो द्रव्यमान बराबर क्या हो जाएगा, द्रव्यमान बराबर घनत्व पर द्रव्यमान बटे आयतन। तो द्रव्यमान बराबर क्या हो जाएगा, घनत्व इंटू आयतन हो जाएगा। तो घनत्व इंटू आयतन, घनत्व इंटू क्या हो जाएगा, आयतन हो जाएगा। तो यहाँ से हमें घनत्व मालूम है, घनत्व 10 के पावर 3 है, 10 के पावर 3 इंटू आयतन का मान मालूम है। आयतन क्या होता है, गोला, यह क्या है हमारा, एक गोला है, तो गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब होता है। तो 4/3 पाई आर क्यूब हो गया। यहाँ से आर का मान हमें, आर का मान क्या दिया है हमारा, आर का मान 10 के पावर -5 सेंटीमीटर दिया है। तो इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो 10 के पावर -5 दिया है, तो हमें यहाँ पर लिख रहे हैं 10 के पावर 3 इंटू 4/3 इंटू पाई हो जाएगा। और ये आर का मान क्या है हमारा, 10 के पावर -5, तो 10 के पावर -5 इंटू 10 के पावर -2 क्या हो जाएगा, होल क्यूब हो जाएगा। क्योंकि 10 के पावर -2 करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर में, या सेंटीमीटर में जो है वो क्या हो जाएगा, मीटर में हो जाएगा। तो इसलिए 10 के पावर -2 से क्या करिए, गुना कर दिए हैं। अब इसके आगे हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, m बराबर 4/3, 4 बटे क्या हो जाएगा 3 इंटू पाई का मान रखेंगे 3.14 इंटू 10 के पावर 3 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 10 के पावर -21 हो जाएगा। तो ये m बराबर क्या हो जाएगा, 4 से गुना करेंगे तो 4 चौके 16 और 4 एकम 5 हो जाएगा, 4 तिहाई के 12 बटे 3 हो जाएगा इंटू 10 के पावर क्या हो जाएगा -18, क्योंकि इसको घटाएंगे तो क्या आ जाएगा -18 आ गया, और इसको भाग देंगे तो 3 चौके 12 और 3 एकम 3, और यहाँ पर 2 हो जाएगा, 3 8 24 गुणे 10 के पावर -18 आ गया। अब यहाँ से m और q का मान आ गया, तो इसमें रखेंगे तो e बराबर क्या हो जाएगा, m बराबर क्या है 4.18 इंटू 10 के पावर -18 इंटू g के पावर
जी के मान 10 और क्यू का मान 1.6 इंटू 10 के पावर -19। तो अब यहाँ से इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, ई बराबर 4.1818 इंटू 10 के पावर क्या हो जाएगा, देखिए माइनस, ये क्या है -18 है और ऊपर क्या आ जाएगा 20 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ -19 है, ऊपर जाएगा तो +19 और ये क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, बटे में क्या हो जाएगा 1.6 हो जाएगा। और यहाँ से 10 मोलो हटाएंगे एक स्थान पर, ये भी एक स्थान पर है, तो क्या हो जाएगा 41.8 बटे 1.6 इंटू 10 के पावर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हटाएंगे तो क्या हो जाएगा 10 के पावर 2 हो जाएगा। तो अब इसको अब भाग देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, ये 10 मोलो हट गया यहाँ से ना, अब भाग देंगे तो क्या आ जाएगा 16 ही कम 16 हो जाएगा, 16 दूनी के क्या हो जाएगा 32 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 16 दूनी के 32, 41.8 में 16 से भाग देंगे तो 2 बार में जाएगा 32 हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, यानी यहाँ पर 9 और ये कट गया, यहाँ पर क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। 16 25 80 16 छक्के 96 यानी 6 बार जाएगा, तो 16 छक्के क्या हो जाएगा 96 हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा, यहाँ पर 0, यहाँ पर 20, यहाँ पर 1 बार जाएगा, यानी 2.61 हो गया, 2.61 इंटू 10 के पावर 2 हो गया। तो यहाँ पर क्या आ गया हमारा इंटू 10 के पावर 2, तो यहाँ पर 10 से गुणा कर देंगे तो यानी इससे गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 261। ई का मान है हमारा, ई बराबर क्या होता है एफ बटे क्यू, तो ई बराबर क्या हो जाएगा न्यूटन प्रति कूलाम हो जाएगा। तो न्यूटन प्रति कूलाम हम इसका मात्रक लिख सकते हैं। तो आई होप इस क्वेश्चन को भी आप आसानी से समझ गए होंगे, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 4 नंबर में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ही पूछा था, तो हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ गई। आई होप इस क्वेश्चन को आप समझ गए होंगे, क्योंकि सबसे पहले आपको यह फिगर समझना है। अगर फिगर को समझ गए होंगे तो आप ये जो भी लिखने वाला जो भी कैलकुलेशन है उस कैलकुलेशन को आप करेंगे तो आपका आंसर डायरेक्ट आ जाएगा ये वाला। तो चलिए आज के लिए इतना रहने देते। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास शेयर अवश्य कीजिएगा। और इसी तरह के न्यूमेरिकल आपको और चाहिए, यानी और से बड़े न्यूमेरिकल आपको चाहिए किसी भी टॉपिक पर, तो अगर न्यूमेरिकल चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेगा, मैं न्यूमेरिकल लेकर अवश्य आऊँगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।